बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के दो मास्टरमाइंड एनआईए के शिकंजे में कोलकाता के पास पकड़े गए अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर शाजीब हुसैन। पूछताछ में अहम खुलासे की उम्मीद। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के बाद बाड़मेर दौसा की सीटों को साधने के लिए राजस्थान के रण में उतरेंगे। अमित शाह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, राजस्थान सहित उत्तराखंड और जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का तूफानी दौरा। बीएसपी ने यूपी के लिए 9 प्रत्याशियों की जारी की सूची। अयोध्या से सच्चिदानंद और आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट। आज उत्तराखंड में प्रचार करेंगी मायावती। वहीं पीलीभीत से अखिलेश यादव शुरू करेंगे सपा का प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में टीएमसी नेता हमीदुर रहमान की सरेआम धमकी। कहा 26 तारीख के बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है। बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम ने कुछ किया तो दिया जाएगा जवाब। महागठबंधन की रैली में आज राहुल गांधी और स्टालिन कोयंबटूर करेंगे चुनाव प्रचार। खड़गे ने कर्नाटक में संभाला मोर्चा। नीतीश और तेजस्वी भी बिहार में दमखम के साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं रोकेगी जांच एजेंसियों की कार्रवाई। एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में कार्रवाई और तेज होने की बात कही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया है और इन मास्टरमाइंड को अब शिकंजे में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों को कोलकाता के पास से हिरासत में लिया गया। उनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर शाजीब हुसैन है। जांच एजेंसी ने पहले मुख्य आरोपी मुसाविर शाजीब हुसैन की पहचान की थी, जिसमें विस्फोट को अंजाम दिया गया था। इस मामले में एक अन्य साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा की भी पहचान की गई थी, जो अन्य मामलों में भी वांटेड है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर है और कैसे ये सफलता हाथ लगी एनआईए के? देखिए, सफलता इस तरीके से हाथ लगी कि एनआईए ने जब से इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, देश के कई हिस्सों में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की। वहां की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली गई। इसके अलावा वहां से जितने भी वाहन निकल रहे थे, उन वाहनों में खासतौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन थे, कि उसमें जो सीसीटीवी थी वो एनआईए ने देखी। और जब उस सीसीटीवी में एनआईए को मुसाविर शाजीब हुसैन उसमें मिला और वही जब सीसीटीवी फुटेज मैच की गई थी कैफे के साथ, तो वो जो शख्स है वो कैफे के अंदर भी पाया गया। उसी ने जो ब्लास्ट है उसको अंजाम दिया था। आईडी टिफिन ब्लास्ट था, जिसमें टाइमर सेट किया गया था और अंजाम देने के बाद निकल गया था। उसके बाद एनआईए ने कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की और जब इनपुट मिला कि ये जो आरोपी हैं वो कोलकाता में छुपे हुए हैं, उसके बाद एनआईए की टीम कोलकाता पहुंची और वहां से इन दोनों ही लोगों को, जिसमें अब्दुल मतीन ताहा ये मास्टरमाइंड है, इसने पूरी प्लानिंग बनाई थी, इससे पहले रेकी करी थी। उसके बाद इसने मुसाविर शाजीब हुसैन को इसके लिए तैयार किया और मुसाविर शाजीब हुसैन वहां पर जाकर जो बम है उसको प्लांट करता है और उसके बाद वहां पर बम में विस्फोट होता है। तो कह सकते हैं कि एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि मास्टरमाइंड और मुख्य जो आरोपी है वो एनआईए ने अब अपनी हिरासत में ले लिया है। एनआईए अब इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे और कौन कौन से चेहरे थे। आपको बता दें, कोलकाता के पास जहां पर ये रह रहे थे, ये अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपाकर रह रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। गलत तरीके के इन्होंने वहां पर जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसके आधार पर ये वहां पर रह रहे थे
और एनआईए की टीम ने इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया है और अजय अब इनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से टाइमर के साथ आईईडी ब्लास्ट किया गया वहां पर, तो कोई विशेषज्ञ है जो इस तरह के जो बम है वो बना सकता है, कोई आम आदमी नहीं बना सकता। तो इसके पीछे कौन कौन लोग थे, कौन इनको सपोर्ट कर रहे थे, कौन इनको पीछे से सहायता कर रहे थे, अब इन सब लोगों की जो पहचान है वो एनआईए करेगी और उम्मीद की जा रही है कि इनसे पूछताछ के बाद जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी एनआईए की तरफ से हो सकती हैं। तो क्या एनआईए इनको लेकर के दिल्ली आई है या फिर अभी कोलकाता में ये टीम पूछताछ कहां हो रही है नीरज? देखिए अभी कोलकाता में ही है, क्योंकि आज सुबह ही एनआईए ने इनको हिरासत में लिया है और सुबह ही एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। एनआईए की टीम कोलकाता पहुंची थी, वहां पर जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसके साथ सहयोग लिया। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके टच में भी एनआईए थी और जब इनपुट मिला कि ये दोनों ही आरोपी वहां पर अपनी पहचान छुपा कर हैं तो एनआईए की टीम पहुंची और इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया। अभी ये कोलकाता में ही है और एनआईए की टीम भी अभी कोलकाता में ही है, लेकिन जो प्लानिंग कर रही है इनको दिल्ली लाने के लिए ताकि इनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में पूछताछ करने के बाद एनआईए इनको रिमांड पर लेगी, रिमांड पर लेने के बाद एक बार फिर इनको बेंगलुरु लेके जाएगी जहां कैफे में ब्लास्ट हुआ है। वहां पूरा जो सीन है वो एक तरीके से देखा जाएगा किस किस तरीके से अंजाम दिया गया। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो एनआईए अभी कोलकाता में ही है, लेकिन जल्द ही एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना होगी। जैसा कि आपने पहले संकेत किया कि शायद कुछ और लोगों पर भी एनआईए की नजर है, तो क्या अभी भी तफ्तीश जारी है और कुछ और भी चेहरे हैं या केवल ये दो मुख्य आरोपी थे, इसके बाद अब गिरफ्तारियां नहीं होंगी या कुछ और जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है और एनआईए अभी अपनी जांच पूरी कर रही है और एनआईए की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ये दो मुख्य आरोपी जरूर एनआईए ने पकड़ लिए हैं, लेकिन इनके पीछे कौन कौन साजिश करता थे, ये मकसद क्या था बम प्लान करने का और कौन कौन लोग इनको बड़ी सफलता मिली है। बहुत धन्यवाद नीरज, और आप मामले पर निगाह बनाए रखिए और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की उधमपुर में हो रही चुनावी रैली। एक बार भाई और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद है ना? मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे।
आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है। डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए। मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप याद कीजिए, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। यही नहीं, इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाई और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। प्रधानमंत्री को आप देख रहे थे उधमपुर से, जम्मू के उधमपुर से, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो गारंटी उन्होंने पहले टर्म में दी थी उसे पूरा किया, और जो दीवार दूसरे राजनीतिक दलों ने उठाई थी, बनाई थी, उसको उन्होंने गिरा दिया है। देखना होगा किस तरह से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये पूरा चुनाव का खेल। और अब से थोड़ी देर पहले बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के आई है। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर बाद फैसला भी इस पर आ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी
टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको याद होगा ईडी की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड में थी के कविता, और अब सीबीआई ने मांग की है। आपको याद होगा सीबीआई पहले ही लगातार न्यायालय को अप्रोच कर रही थी कि उनको पूछताछ करनी है और उन्हें सीबीआई की हिरासत में दिया जाए, और आज 5 दिनों की रिमांड पर ले जाने का अनुरोध सीबीआई की तरफ से किया गया है। हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने कल उन्हें हिरासत में लिया था। सीबीआई ने कहा कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। एक बड़े व्यवसायी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए मदद का आश्वासन दिया। अपने दावे के समर्थन में सीबीआई ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेजों को लेकर के कविता से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में के कविता की अहम भूमिका है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, के कविता के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्या उम्मीद है, क्या उनको सीबीआई की रिमांड मिल सकती है? बिल्कुल अजय, सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है और इस वक्त जो बहस हुई थी इससे थोड़ी देर पहले, उसमें सीबीआई ने ये कहा था कि उसने जब न्यायिक हिरासत में जाके पूछताछ की थी उसके बाद उसको लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। उनके वकीलों ने, हालांकि के कविता के वकीलों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि नियमों के विपरीत जाकर सीबीआई ने इस तरह से गिरफ्तारी की है, क्योंकि उन्होंने पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सिर्फ इंटरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी कि वो तिहाड़ में जाकर के पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बिना कोर्ट की अनुमति के। तो ये यहाँ पर दलील दी गई है कि कविता के वकीलों की तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किलें बढ़ती इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी जो नियमित जमानत याचिका है ईडी के मामले में, उस पर 16 अप्रैल से सुनवाई होनी थी। ऐसे में अब अगर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी तो उस पर भी असर पड़ेगा, उस सुनवाई पर या उसके आउटकम पर भी असर पड़ेगा कि उनको जमानत मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फिर विरोध करेगी सीबीआई की। ईडी और सीबीआई दोनों विरोध करेंगे कि इनको अभी किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां अपनी पूछताछ जारी रखे हुए हैं। आज भी जैसा भी आपने बताया कि कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि कुछ व्हाट्सएप चैट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो उनको दिखाए गए हैं और उसके बारे में उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन सीबीआई करना चाहती है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी है, कितने दिन की मिलेगी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। विकास, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझाइए। ईडी की जो दलील है, जो हिरासत में ऑलरेडी उनके ईडी की हिरासत में थी, और अब वो सीबीआई, दोनों की प्ली में, दोनों के ग्राउंड में डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्क यह है कि ईडी की जो जांच का दायरा होता है वो मनी ट्रेल को लेकर के होता है कि क्या जो अवैध पैसा है उसको वाइट करने के लिए धन शोधन किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किस किस को मिले, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये ईडी की जांच का जो पूरा दायरा होता है वो वित्तीय पहलुओं पर होता है, लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो भी इसके पीछे आपराधिक साजिश थी, वो उस मामले की जांच सीबीआई करती है। आमतौर पर हमने देखा कि पहले सीबीआई की जांच होती है और उसके बाद ईडी मनी ट्रेल के पीछे उसको खंगालने के लिए, उसको उजागर करने के लिए जांच करती है। इसमें लेकिन दोनों समानांतर जांच चल रही है, दोनों ही पक्षों की, सीबीआई भी और ईडी दोनों लगातार जांच कर रही है आबकारी नीति मामले में। तो ईडी का जो इंटेरोगेशन था वो पूरा मनी ट्रेल को लेकर के था, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, जैसा सीबीआई ने कहा कि कविता एक मुख्य साजिशकर्ता हैं इस मामले में, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कर आश्वासन दिया कि अगर कुछ खास लिकर कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया जाता है तो आम आदमी पार्टी को इसके बदले कैश फंड्स दिए जाएंगे। तो जो 100 करोड़ की जो रिश्वत का आरोप है आम आदमी पार्टी को देने का, इसकी जो साजिश थी उसमें की कविता की बहुत अहम भूमिका है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मामला है उस पर सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में की कॉन्स्पिरेटर क्या केवल के कविता को बनाया जाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल का भी नाम की कॉन्स्पिरेटर के तौर पर ईडी या फिर सीबीआई के तौर पे आ सकता है, या फिर ऑलरेडी है? चार्जशीट में क्या स्थिति बताई गई? बिल्कुल, इन सब लोगों की साझी साजिश थी, तो सबकी भूमिका लगभग की कॉन्स्पिरेटर्स की ही अब तक ईडी बताती रही है। और सीबीआई ने भी अभी ये बात कही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो आबकारी नीति से जुड़े सीधे जो मंत्री जिम्मेदार थे इसके, मनीष सिसोदिया हों, और इसके अलावा जो अधिकारी थे, जो लिकर कंपनीज के लोग हैं। लेकिन जो मुख्य तौर पर साजिश की जो बात दोनों जांच एजेंसी कहती रही हैं, वो उनमें ये कहा जा रहा है कि के कविता, क्योंकि ये इनके ऊपर इसलिए मामला गंभीर बनता है क्योंकि ये सभी विधायक हैं, तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में खास तौर से, हालांकि उसमें प्राइवेट पार्टीज को भी आरोपी बनाया जाता है, लेकिन जो सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी हैं, तो वो सीधे पीसी एक्ट के
के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है और वो उसकी जांच के दायरे में आते हैं। तो की कॉन्स्पिरेटर में अभी तक आपने बिल्कुल सही कहा, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, के कविता, इन लोगों के नाम लिए जाते रहे हैं। चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन लोगों की भूमिका, और क्योंकि अभी तक जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उनमें ज़्यादातर मनीष सिसोदिया की भूमिका थी। जी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत बाद में हुई है। के कविता और अरविंद केजरीवाल और आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों पर अब रुख करते हैं। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर न्यायालय में आज पेशी है। इससे पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। दरअसल साल 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। ये आरोप उन पर लगाया गया। इसी मामले में आज से फिर सुनवाई होनी है। अब बुलेटिन में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। और जम्मू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में प्रधानमंत्री की रैली होगी, उसके बाद दौसा में रोड शो का कार्यक्रम है। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया है। बात करें दौसा की, तो दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहां कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा के बीच मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि देशवासियों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में यह कार्रवाई और तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए गए। डीबीटी का जिक्र उन्होंने करते हुए उन्होंने कहा कि इस वजह से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम और ऐसे लाभार्थी कागजों से हटाए गए और सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोके। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनमें से केवल 3% ही मामले ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। बाकी 97% मामलों में तो अधिकारियों और दूसरे अपराधों से संबंधित ये सारे मामले चल रहे हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। पीएम ने कहा कि देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, इसलिए चुनाव में अपनी हार पक्की जान करके विपक्ष उत्साहहीन है। साथ ही पीएम ने कहा कि कई लोगों ने अभी से ईवीएम का बहाना भी अपनी पोटली से निकाल लिया है। पीएम ने कहा आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। साथ ही साथ 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आज़ाद होकर के जम्मू कश्मीर देश के विकास गाथा का हिस्सा बना है। उन्होंने कहा कि अब हम 2047 में विकसित भारत का विजन लेकर लोगों के बीच में हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने हर उस काम को करने का बीड़ा उठाया जिसकी पिछली सरकारों ने लगभग असंभव मान लिया था। अब की बार 400 पार, इस नारे के साथ ही पूरे देश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान लगातार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां मुरादाबाद और संभल लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभाएं करेंगे। भाजपा ने मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह और संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। यूपी के बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे। आज वो शाम को मदुरई में रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे।
और तमिलनाडु की सभी सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदाताओं को लुभाने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए चेन्नई में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। यहाँ पर प्रत्याशी गली गली और हर मोहल्ले में लोगों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उत्तर चेन्नई इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने और यहाँ बात की। यहाँ प्रचार कर रहे बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार आरसी पाल कनकराज से। चेन्नई की 3 लोकसभा में से एक उत्तरी लोकसभा का इलाका बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर हमेशा डीएमके और एआईएडीएमके बाजी मारते रहे हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने कनकराज उम्मीदवार जो कि एक वकील हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में सामने आई है। हमारे साथ हैं उत्तरी चेन्नई से आरसी पाल कनकराज जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऑन व्हाट इश्यूज यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट? यू हैव अर्लियर आल्सो हैव इलेक्शंस, सो दिस टाइम व्हाट इज न्यू? The new one is I am in BJP. The infrastructure of this party is very well grown up. And the problem of this area, the North Chennai is a vast area. It's a old Chennai, and no progress for the past 60 years. 12 times people won. What are the social issues and what kind of peace you are going to establish in this area? A family man should sleep at home with all sorts of peace. He must have everything, water, food and good sleep. That basic amenities is not here and that's the lagging. So that I would like to fulfill it. That is the demand all over. तो हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इलाके के पिछड़ेपन और जो तमाम नागरिक समस्याएं हैं उनको चुनावी मुद्दा तो बना ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और चमत्कार उन्हें लगता है कि इस बार उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाएगा। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, उत्तर चेन्नई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु का चुनावी दौरा करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में आज तमिलनाडु में 2 रैलियां करेंगे। सबसे पहली जनसभा तिरुनेलवेली में होगी। उसके बाद शाम को राहुल गांधी कोयम्बटूर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज रैली होगी राहुल गांधी की। एमके स्टालिन और राहुल गांधी मिलकर के आज चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के बीच हुआ गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। ये बात अलग है कि इसके कुछ नेताओं में रह करके मनमुटाव सामने आते हैं। बहरहाल आज नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में इन दिनों बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है और यहां पर जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट पर एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शरद पवार के साथ मुलाकात की और अब शरद पवार उन्हें माढा लोकसभा सीट पर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक निंबालकर के खिलाफ लोकसभा की उम्मीदवारी भी देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दांव का असर बारामती, सतारा, सोलापुर पर भी पड़ सकता है। 14 अप्रैल को धैर्यशील मोहिते पाटिल एनसीपी में शामिल होंगे और 16 तारीख को अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। दरअसल इस बार बीजेपी के टिकट पर पाटिल ने माढा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वहां से मौका नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इस सूची में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से भीम राजभर को बसपा ने टिकट दिया। वहीं घोसी संसदीय सीट से पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया है। एटा से मोहम्मद इरफान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जावेद सिमनानी को उम्मीदवार घोषित किया है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। हरिद्वार में उनकी चुनावी रैली होगी। बीएसपी ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने टिहरी गढ़वाल से नीमचंद्र छोड़ियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहीगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के इस क्रम में यूपी में आज उनके कई कार्यक्रम हैं।
योगी आज सबसे पहले मेरठ में चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके बाद योगी दोपहर करीब 2 बजे सहारनपुर के देवबंद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 3:30 बजे सहारनपुर के गंगोह मंडी में एक चुनावी रैली करेंगे और कैराना लोकसभा प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भागवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट से सपा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के जितिन प्रसाद से है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हमीदुर रहमान ने खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही आपको रहना है। कुछ भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोग ताक में हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख के बाद चली जाएगी और उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ आपको रहना है। अगर भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। मैं भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से अनुरोध करता हूं कि मूल्यवान वोट नष्ट न करें, कोई बदनामी न करें। 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी ही फोर्स रहेगी। तब वे अभियोग पंजीकृत कराने ना आए। हमीदुर रहमान 2001 में पहली बार चोपड़ा सीट से विधायक चुने गए थे। 2006 के चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए। इसके बाद 2011 से लगातार 3 बार से वो यहां से जीतते आ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हमीदुर रहमान ने बीजेपी के शाहीन अख्तर को 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी और बीदर में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। कलबुर्गी से खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं बीदर से सागर खंड्रे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक दौरा, बीदर और कलबुर्गी में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कोई भी पार्टी अपनी कमी छोड़ना नहीं चाहती। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के जीतू पटवारी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ छिंदवाड़ा जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और प्रचुर वन संपदा के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहा। लोकसभा चुनाव में इस बार भी इस सीट को जोरदार राजनीतिक जोर आजमाइश इस पर मिल रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में वहां के ताजा हालात। नागपुर से सटे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। नवगठित पांडुर्ना और छिंदवाड़ा की इन विधानसभा सीटों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान इस जिले की अर्थव्यवस्था का मूलाधार खेती और ग्रामीण व्यवसाय है। इस लोकसभा सीट में कुल 16,24,308 मतदाता हैं, जिसमें से 8,20,625 पुरुष मतदाता तो वहीं 8,03,673 महिला मतदाता हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस अंगद की तरह पैर जमा कर बैठी है। हर बार बीजेपी को यहां से मात खानी पड़ती है। सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। आपातकाल के बाद 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए, उस दौरान खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। सेंट्रल इंडिया में भी कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारी, लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1980 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2019 तक वे छिंदवाड़ा से सांसद रहे। कमलनाथ पहली बार साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। वे लगातार 9 बार सांसद और बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे। कांग्रेस यहां पर 1997 में सिर्फ एक लोकसभा उपचुनाव हारी। वहीं 2019 से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सांसद हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 2019 तक यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाए रखा। एक नजर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी। 1952 में कांग्रेस के रायचंद भाई सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के नारायण राव वाडिया सांसद बने। 1962 में कांग्रेस के विभुलाल लक्ष्मी चंद सांसद बने।
1967 में कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र सांसद चुने गए। 1980 से 1991 तक कांग्रेस नेता कमलनाथ सांसद बने। 1996 में कांग्रेस की अलकानाथ सांसद बनी। 1997 में भाजपा के सुंदरलाल पटवा सांसद चुने गए। 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद बने। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, लेकिन कृषि से जुड़े कोई भी उद्योग नहीं होने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें छिंदवाड़ा अहम सीट है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखना है इस बार यहां से भाजपा को सफलता हासिल होती है या कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो पहले चरण में जो चुनाव होने हैं, जिन प्रत्याशियों ने अपने अपने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है, नकुलनाथ उनमें सबसे टॉप पर हैं। ये भी देखना होगा। वही छिंदवाड़ा से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 94 सीट पर चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें बैतूल संसदीय चुनाव क्षेत्र भी शामिल है। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। उस दिन 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। भारतीय चुनाव आयोग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चेन्नई के नीलांकरई में समुद्र के 60 फीट नीचे स्कूबा ड्राइवर्स ने मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया। अवेयरनेस का एक नया तरीका। फिलहाल 24 की चुनौती में सिर्फ इतना ही। और बुलेटिन में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी आप देखते रहिए समाचार। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की Baa3 रेटिंग की एक बार फिर से पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार Baa3 रेटिंग और स्थिर आउटलुक बढ़ते घरेलू राजनीतिक जोखिम के कारण नागरिक समाज और राजनीतिक असंतोष में कमी को भी ध्यान में रखता है। मूडीज ने कहा कि महामारी से एक मजबूत और अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था उभरी है। इसने यह भी दावा किया कि भारत को बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और वित्तीय प्रणाली से लाभ हुआ है।
आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का बड़ा योगदान है और एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई राज्य आज़ादी के 100वें वर्ष में यानी 2047 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट अप्रैल 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास पर सरकार के ध्यान और कारोबार में उत्साह के कारण देश में होने वाले निवेश में सतत सुधार जारी रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू आर्थिक गतिविधि मजबूत बुनियादी बातों के समर्थन से 2023-24 की पहली छमाही में मजबूत रही। हालांकि इस दौरान इसे मौन वैश्विक मांग से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश ने सुझाव दिया है कि सरकार उन उत्पादन से जुड़ी योजनाओं के अनुरूप रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आए जिन्हें उसने कई क्षेत्रों के लिए शुरू किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना न केवल नौकरियां पैदा करेंगी बल्कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और रसद जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ने में मदद करेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने चीन को निर्यात करने वाले सामानों को लेकर एक आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2023 में चीन को निर्यात किए गए सामानों में पॉजिटिव इनफ्लो देखा गया है। चीन को लौह अयस्क, दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इन 90 वस्तुओं का चीन को भारत के निर्यात बास्केट में 67.7% हिस्सा है, जबकि 71 उत्पादों ने 2023 में नकारात्मक निर्यात वृद्धि दर्ज की है जो 32.3% है। भारत पेरू व्यापार समझौते के 7वें दौर की वार्ता हुई संपन्न, जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली, भारत में हुई थी। अगले दौर की वार्ता जून 2024 में होने की उम्मीद, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्षों के दोबारा मिलने से पहले लंबित मुद्दों का समाधान किया जाए। जीएसटी टेक ने अपने एक्स में लिखा कि करदाताओं को तकनीकी मुद्दों के कारण GSTR1 दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रतिक्रिया धीमी हो गई है, जिसके तहत GSTR1 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख आज तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को फिर से गठित करने के लक्ष्य के साथ उन वस्तुओं को फिर से पहचान करने के लिए जनवरी में शुरू हुए साल भर चलने वाले बाजार सर्वेक्षण का दायरा बढ़ा दिया है, जिनका भारतीय लोग सबसे अधिक उपभोग करते हैं। खाद्य तेलों, पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात नवंबर-मार्च 2023-24 में 17% घटकर 5.76 मिलियन टन हो गया। फरवरी 2024 में सरसों तेल एवं रिफाइंड तेल की कीमतों में क्रमशः 18% और 21% की गिरावट आई, जबकि तेल और वसा श्रेणी में कुल मुद्रास्फीति में 13.97% की गिरावट आई। ये थी कुछ कारोबार जगत की मोर्चे पर बड़ी खबरें और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। ईरान द्वारा इजराइल को दी गई धमकियों के बाद, हमले की धमकियों के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले 24 घंटों में तुर्की, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से इस बारे में बात की है और ये स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व में ताज़ा घटनाक्रम किसी भी देश के हित में नहीं है। चिंताओं के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ईरान द्वारा इजराइल को दी गई धमकियों के बाद वाशिंगटन तनाव बढ़ने से चिंतित है। तो बड़ा बयान अमेरिका का आया है और रूस के सैन्य उपकरणों से भरा एक विमान कल नाइजर पहुंचा। नाइजर के एक प्रमुख टीवी चैनल ने अपने प्रसारण में सैन्य हथियारों से भरे एक विमान का फुटेज दिखाया। बीते कुछ समय से पश्चिम अफ्रीकी देश मॉस्को के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। नाइजर के जुंटा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में हुए एक समझौते के बाद हथियारों की एक खेप भेजी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी की। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फुमियो किशिदा के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए थे। उधर फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान ओटावा में एक प्रेस वार्ता में गैब्रियल एटल ने कहा कि यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच CETA मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए एक बेहतरीन डील है। ये समझौता फ्रांस के किसानों के लिए अब तक फायदेमंद रहा है। और कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस के प्रधानमंत्री गए। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित पेरू में डेंगू महामारी एक बार फिर से पैर पसारने लगी है। पेरू में डेंगू महामारी के मामले में मौतें पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में होने वाली डेंगू बुखार से होने वाली मौतों और संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर के 117 हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 33 मौतें हुई थी। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट की सरकार ने महामारी के खिलाफ रणनीति को और मजबूत करने के लिए आपातकालीन डिक्री को मंजूरी दी है।
विशेषज्ञों ने कहा कि पेरू में आंकड़े चिंताजनक है क्योंकि एडीज इजिप्टी मच्छर के फैलने की क्षमता उन क्षेत्रों तक पहुंच रही है जहां पहले डेंगू का पता नहीं चला था। अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित लुइसियाना में गुरुवार को आए एक बवंडर के बाद इलाके में तबाही मच गई। तूफान की वजह से 30,000 से ज़्यादा घरों और व्यवसायों की बिजली ही गुल हो गई। उत्तर पश्चिम में स्थित शहर स्लीडेल में व्यापक क्षति हुई है। स्लीडेल पुलिस विभाग के विनाशकारी बवंडर के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों और वाहनों को रिकॉर्ड किया है। फ्रांस की पहचान एफिल टावर अपने आप में खास है और इस टावर की खासियत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के एथलीट अनाक गार्नियर के साथ। तो कौन है अनाक गार्नियर और आखिरकार क्यों है चर्चा में, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पेरिस का एफिल टावर ओलंपिक के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही साथ एफिल टावर से जुड़कर एथलीट आजकल कुछ नया करने की जुगत में भी रहते हैं जो उन्हें चर्चा में ला दे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस नजारे के जरिए। रोप क्लाइंबिंग करती ये हैं फ्रेंच एथलीट अनाक गार्नियर, जिन्होंने 110 मीटर लंबी रस्सी के सहारे एफिल टावर पर चढ़ाई की। गार्नियर अपनी इस मुहिम में एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंची। हालांकि उनका ये प्रयास गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। बावजूद इसके गार्नियर मानती हैं कि वो अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। देखिए, यह बहुत रोमांचक है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया। मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ। मैं इस पल का एक एक कतरा जी रही हूँ। मैंने इसके लिए कई सालों से मेहनत की थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे एफिल टावर पर रस्सी के माध्यम से चढ़ना गार्नियर के लिए एक ऐसे लम्हे के तौर पर सामने है जिसे वह भूलना नहीं चाहती। उनके मुताबिक इस तरह का कार्य ओलंपिक वर्ष में न केवल उनके नाम को एक नया आयाम देगा, बल्कि रोप क्लाइंबिंग को भी विश्व में एक विस्तार देगा। देखिए, एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। इसके अलावा हम ओलंपिक वर्ष में हैं। देखिए, मैंने इसको इसलिए भी किया है ताकि एथलीटों को संदेश दिया जा सके कि जो सपने आप जीते हैं वो साकार होते हैं। गार्नियर अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन फिलहाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह स्थान नहीं बना पाई हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से जो तस्वीर सामने रखी है वह विश्व मंच पर महिलाओं के बढ़ते कद को सामने रखती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ का अब तक का सफर अच्छा रहा है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में बुरे दौर से गुजर रही है। टेबल में आखिरी पायदान पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मैच खेले और उसमें से केवल 1 में उसे जीत मिली है। आज के मैच में दिल्ली की टीम अपनी दूसरी जीत की तलाश में उतरेगी। वहीं लखनऊ की नज़र लगातार चौथी जीत हासिल करने पर होगी। मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में ग्रीस टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास और रूस के करेन खचानोव आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल्स में खचानोव ने डेनिल मेदवेदेव को हरा करके अंतिम 8 में अपनी जगह बनाई है। वहीं अंतिम 16 के मैच में सित्सिपास ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके क्वार्टर फाइनल्स में स्थान बनाया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रूने का सामना इटली के जेनिक सिनर से होगा। मोंटे कार्लो मास्टर्स का आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर के बीच खेला जाना है। नॉर्वे के कैस्पर रूड आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 8 के चौथे मैच में फ्रेंच खिलाड़ी उगो हम्बर्ट के साथ भिड़ंत करेंगे। किर्गिस्तान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम किए और दमदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के फ्री स्टाइल इवेंट में भारत के उदित ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उदित को जापान की यूमिया के हाथों हार झेलनी पड़ी।
वहीं 70 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अभिमन्यु ने तीसरे स्थान के मैच में उज्बेकिस्तान के कुलदाशेव को 6-5 के करीबी अंतर से हरा दिया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 97 किलोग्राम वर्ग भार में फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। विक्की ने किर्गिस्तान के अरोनोव को 10-1 के बड़े अंतर से हराया। दुकानें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ईमानदारी की दुकान आपको पहली बार देखने को मिलेगी। आगर जिले के चंदन गांव में एक ऐसी दुकान खोली गई है जिसके माध्यम से बच्चों को ईमानदारी की सीख देने की कोशिश की जा रही है। आगर मालवा से 25 किलोमीटर दूर चांदनगांव के शासकीय हाई स्कूल परिसर में ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस दुकान में बच्चों की जरूरत का सामान रखा जाता है। इस दुकान का नाम ईमानदारी की दुकान रखे जाने की वजह भी खासी रोचक है। दुकान में एक बॉक्स रखा गया है। इस बॉक्स में छात्र खरीदे गए सामान की बिक्री की राशि स्वतः ही डाल देते हैं। गौरतलब है कि छात्र छात्राओं का काफी समय बाहर बाजार में स्थित दुकानों से सामान खरीदने पर जाया होता था और अनेक बार मोल भाव की भी समस्या सामने आती थी। यहाँ पर हमने एक दुकान खोली है जिसका नाम ईमानदारी की दुकान है, जिसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क वो अपनी मर्जी से सारे उपलब्ध चीज़ें जो कि उनकी आवश्यकता अनुसार रखी गई हैं वो उठा सकते हैं और पैसे रखकर खुले पैसे वापस ले सकते हैं। लंच टाइम में सड़कों पर जाते थे, उधर बस स्टैंड है, बहुत सारे वाहन जाते थे, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह का भी थोड़ा सा डर रहता था हमको। अब विद्यालय परिसर में इस दुकान के खुलने से विद्यार्थियों को सुविधा की सभी चीजें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ ना तो दुकानदार बैठाया गया है और ना ही दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। स्कूल प्रबंधन दुकान के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। दुकान में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था निःशुल्क है। हम इस दुकान में से जो हमें चाहिए आवश्यकता की चीज़ें वो हम ले सकते हैं और जो बाकी के पैसे हैं वो वापस हम डाल के और वापस खुले ले सकते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता की सामान है वह यहाँ पर बिल्कुल है। काफ़ी किताबें, लीड, पेन, जो भी स्केल जो भी है वो सारी, हमें इसके लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। विद्यालय परिसर में ईमानदारी की दुकान से छात्रों को जहां दैनिक उपयोग के सामान उचित दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं उन्हें इसके माध्यम से ईमानदारी की नसीहत भी दी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के आगार से भागीरथ देवड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो लोग व्यायाम नहीं करते, ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं या फिर जिन्हें दफ्तर में घंटों बैठ करके काम करना पड़ता है, उनमें वजन बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और इसलिए उनके जोड़ों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा बैठने के दुष्प्रभाव क्या हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कई घंटों तक लगातार बैठकर काम करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आजकल अधिकतर ऑफिस में काम लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही होता है। यही वजह है कि लोग कई घंटों तक लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। साथ ही बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता, जो समस्या का कारण बन सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें दिन भर यानी कि लंबा बैठना पड़ता है। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य पे। ना खाली वजन बढ़ता है, मोटापा आता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन और कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं। उस पे अगर हम अपना पोस्चर यानी कि बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग ठीक ना रखें तो उससे भी कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पे। कमर का दर्द हो सकता है, कुछ जोड़ों में उम्र के बदलाव जल्दी हो सकते हैं, पोस्चर भी खराब हो सकता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। अधिक देर तक बैठे रहने के कई प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति को पूरा दिन थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, पोस्चर इम्बैलेंस यानी पोस्चर का बिगड़ जाना, जीवन की अवधि कम होना, स्फूर्ति में कमी, सुस्ती बने रहना और पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाना, ये सभी
देर तक बैठे रहने के परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लंबा बैठना पड़ता है तो हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव रखने पड़ते हैं, यानी कि जीवन शैली अच्छी रखनी चाहिए। तो इसमें हमें कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि सैर, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, कोई भी एक ऐसी हॉबी रखनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना खाली कमर की पर जोड़ों की करें तो उससे भी फायदा होता है। अर्गोनॉमिक्स वर्क के ठीक होने चाहिए, यानी कि कुर्सी अच्छी हो, टेबल अच्छी हो और उस पर कंप्यूटर की सेटिंग ठीक हो। कुर्सी अगर देखें तो सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो, पूरा बैकरेस्ट हो, ऊपर तक आता हो और इस पे कैसे बैठते हैं वो भी जरूरी है। पूरा पीछे तक जाकर बैठें, स्लाउच ना करें। लंबा बैठते हैं तो हर 40-50 मिनट में अपना पोस्चर बदलते रहें। अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मॉनिटर आई लेवल पे होना चाहिए, कीबोर्ड टेबल के नीचे अटैचमेंट पे होना चाहिए और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को आर्मरेस्ट पे रखा होना चाहिए ताकि कमर पे या गर्दन पे ज़्यादा तनाव ना आए। अधिक देर तक बैठना हो तो थोड़ी देर बाद कुछ समय का विराम अवश्य लें। बैठते समय या कोई भी क्रिया करते समय सही पोस्चर का ध्यान दें। जहां तक हो सके अधिक देर तक लगातार न बैठें और अपनी शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें। ऐसा करना आपकी सेहत को ठीक रखने और समस्याओं से बचाव में काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।